नमस्कार साथियों, एक बार फिर शरीर से संबंधित तंत्र पाठ पर अपन आज वीडियो को लेकर आया हूँ मैं। और शरीर से संबंधित तंत्रों के अंदर जो पहला तंत्र है उसका नाम है पाचन तंत्र। और यहाँ पर पाचन तंत्र का मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है और ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है पाचन तंत्र का। इस चित्र के अंदर जो सबसे पहला भाग है वो है मुख भाग। कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? मुख भाग। उसके बाद जीभ है, जीभ के बाद ये 3 नंबर ग्रसनी, 4 नंबर है ग्रास नली, ये आहार नली है पूरी की पूरी, जो भोजन अर्थात पोषण नाल भी कहते हैं। शरीर के अंदर भोजन को मुख से गुदा नाल तक पहुंचाने का कार्य करती है। उसके बाद तीसरा यहाँ पर भाग, चौथा यकृत भाग है। यकृत के अंदर ये आपको पित्ताशय भाग दिखाई दे रहा है। पित्ताशय के अंदर ये भाग जो पित्त रस जिसके अंदर स्टोरेज रहता है। उसके बाद नीचे की तरफ एक जे आकृति की संरचना आपको दिखाई दे रही है। इस जे आकृति की संरचना को आमाशय कहते हैं। ये आमाशय एक थैलीनुमा संरचना के अंदर पाया जाता है और इस आमाशय के अंदर लगभग 1 से 3-4 लीटर तक जो भोजन होता है किलोग्राम तक, वो इसके अंदर स्टोरेज रहता है। नीचे की तरफ एक अंग्रेजी के यू आकृति की संरचना पाई जाती है जो एक मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करती है और उसका नाम है अग्नाशय। उसके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर एक कुंडली नुमा संरचना के अंदर एक नाल बनी हुई है। उस नाल का नाम है, ये बीच वाला भाग छोटी आंत कहलाता है। क्या कहलाता है? छोटी आंत कहलाता है। इस बीच वाले भाग को कहा जाता है छोटी आंत। और इस छोटी आंत के बाद ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसको अपन कहते हैं बड़ी आंत। क्या कहा जाता है? बड़ी आंत। और इस बड़ी आंत जहाँ पर एंड होती है उसके नीचे एक भाग होता है मलाशय भाग। और अंतिम जो भाग होता है जिसके द्वारा अपचित भोजन का शरीर से बाहर निष्कासन कर दिया जाता है वो भाग गुदा नाल कहलाता है। ये लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका नुमा संरचना पाई जाती है। और उसके बाद ये बड़ी आंत का एक छोटा सा भाग जो अपेंडिक्स से जुड़ा रहता है जिसे अवशेषिक परिनालिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये पाचन तंत्र का डायग्राम है। इधर अपन समझेंगे पाचन तंत्र के प्रत्येक भागों की। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर पाचन की। किसकी बात करेंगे? पाचन की। पाचन वास्तव में होता क्या है? पाचन का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर जो भोजन के कण लिए जाते हैं, जो भोजन लिया जाता है, उस भोजन के जो बड़े बड़े कण होते हैं या बड़े बड़े पौष्टिक पदार्थ या पौष्टिक कण होते हैं, उन बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, किसके अंदर? छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। भोजन के जो बड़े बड़े कण या टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन। और इन बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है। किनका प्रयोग किया जाता है? एंजाइमों का। और 2 नंबर पर यहाँ पर रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी, किसके द्वारा? रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। एंजाइमों की बात करें तो एंजाइमों में अनेक प्रकार के एंजाइम आते हैं जिनकी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर पाचन का मतलब ये होता है कि भोजन को बड़े बड़े टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर एंजाइमों तथा रासायनिक क्रियाओं की सहायता से परिवर्तित करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। और इस पाचन को संपन्न करने के लिए शरीर के अंदर एक तंत्र बना हुआ है और उस शरीर के अंदर बने हुए तंत्र को अपन क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहा जाता है। शरीर के अंदर भोजन की क्रिया को पचाने के लिए एक तंत्र बना होता है, उस तंत्र को अपन क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। इस पाचन तंत्र की क्रिया के अंदर सबसे जो पहला भाग होता है वो होता है मुख भाग। कौन सा भाग होता है? मुख। मुख गुहा भाग होता है। जीभ, ग्रसनी, ग्रास नली, ये विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं जिनके माध्यम से भोजन का क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यहाँ पर जो पहला भाग यहाँ पर होता है पाचन का। शरीर के अंदर पाचन की क्रिया के अंदर प्रमुख अंग, प्रमुख पाचन अंग, प्रमुख पाचन अंगों की बात करें तो सबसे जो पहला भाग होता है वो होता है मुख भाग। 2 नंबर की बात करें तो भाग होता है ग्रसनी भाग।
3 नंबर की बात करें तो ग्रास नरी भाग होता है। 4 नंबर की बात करें तो भाग होता है आमा से भाग, आमा से। उसके बाद 5 नंबर की बात करें तो यहाँ पर भाग रहता है छोटी आंत। कौन सा भाग रहता है? छोटी आंत। और 6 नंबर की बात करें तो यहाँ पर भाग रहता है बड़ी आंत। और उसके बाद 7 नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो भाग रहता है बड़ी आंत का एक भाग होता है मलाशय, और मलाशय का जो अंतिम भाग होता है वो गुदान नाल कहलाता है। ये प्रमुख अंग होते हैं जो पाचन की क्रिया के अंदर भाग लेते हैं। और ये सभी अंग मिलकर के आपको विज्ञान में पढ़ा होगा कि जो कोशिका होती है उस कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों के मिलने से अंगों का निर्माण होता है, अंगों के मिलने से तंत्र बनता है। तो ये सभी अंग मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसी तंत्र को अपन क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इस पाचन तंत्र में कुछ ग्रंथियां यहाँ पर रहती है, और उन ग्रंथियों के अंदर अपन बात करें पाचक ग्रंथियों की तो सबसे पहली आती है लार ग्रंथियां। कौन सी आती है? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों के बाद दूसरी जो प्रमुख ग्रंथि रहती है उस ग्रंथि का नाम होता है यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत। और 3 नंबर की बात करें तो जो प्रमुख ग्रंथि होती है उस ग्रंथि का नाम होता है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? अग्नाशय ग्रंथि। ये लार ग्रंथियां होती है जो भोजन को चिपचिपा बनाने, लसलसा बनाने का काम करती है। यकृत ग्रंथि होती है जो कहाँ पर पाई जाती है? समाशय के जस्ट पीछे की तरफ एक दिल के आकृति की या त्रिकोणाकार संरचना के अंदर पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। यकृत ग्रंथि के द्वारा पित्त रस का स्त्रवण किया जाता है, और ये जो पित्त रस होता है ये कौन से भाग में स्टोरेज रहता है? तो पित्ताशय भाग में पित्त रस का स्त्रवण यकृत भाग करता है। पित्त रस का स्टोरेज या भंडारण पित्ताशय भाग के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर तीसरी रहती है अग्नाशय ग्रंथि। इस अग्नाशय ग्रंथि का आकार होता है यू आकार की संरचना के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है अग्नाशय। और इस अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों प्रकार के रसायनों का स्त्रवण करने के कारण इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे मुख भाग पर। सबसे जो पहला पार्ट रहता है वो पहला भाग रहता है मुख भाग। कौन सा भाग रहता है? मुख। और जो मानव का जो मुख्य भाग होता है वो मुख्य भाग दो होठों के मध्य संरक्षित रहता है। और ये जो मुख्य भाग होता है इस मुख्य भाग के अंदर मुख्यतः सबसे पहली जो संरचना पाई जाती है जीभ पाई जाती है। 2 नंबर की संरचना यहाँ पर दांत पाए जाते हैं। और 3 नंबर की संरचना में यहाँ पर एक यवला भाग पाया जाता है। कौन सा भाग पाया जाता है? यवला भाग पाया जाता है। जो जीभ होती है, ये जो जीभ भाग होता है, ये मानव के अंदर जो जीभ होती है उसकी संरचना की बात करें तो इस प्रकार की संरचना के अंदर ये जीभ पाई जाती है। इस जीभ का जो आगे वाला भाग होता है ये पीछे की तरफ एक नलिका से जुड़ी होती है जिसे फ्रेनुलम कहा जाता है। क्या कहते हैं? फ्रेनुलम कहा जाता है। और उसके बाद ये जो आगे वाला भाग होता है ये हमेशा मीठे का एहसास कराता है। इस जीभ के ऊपर स्वादांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्वादांकुर। और इन स्वादांकुरों का प्रमुख कार्य होता है स्वाद का ज्ञान कराना। क्या कराना? स्वाद का ज्ञान कराना। और ये जो स्वादांकुर पाए जाते हैं, सबसे जो आगे वाला भाग होता है उसका जो स्वाद होता है वो हमेशा मीठा होता है। जो पीछे वाला भाग होता है उसका स्वाद हमेशा कड़वा होता है। उसका स्वाद कैसा होता है? हमेशा कड़वा होता है। और जो साइड या किनारों के भाग होते हैं उनका स्वाद हमेशा कैसा होता है? खट्टा होता है, अर्थात अम्लीय प्रकृति का होता है। और जो बीच वाला भाग होता है, जस्ट बीच के अंदर यहाँ पर जो भाग रहता है, इस भाग के ऊपर जो स्वाद का एहसास होता है वो हमेशा नमकीन के समान होता है। किसके समान होता है? नमकीन जैसे स्वाद का हमें एहसास कराता है। और इन ऐसा स्वाद का ज्ञान कराने वाले जो अंग होते हैं, जो उन्हें अपन क्या कहते हैं? स्वादांकुर कहा जाता है। ये सामान्यतः जीभ के बारे में स्ट्रक्चर रहती है। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर आते हैं दांत। कौन सा भाग आता है? दांत।
मानव के अंदर जो दांत की संरचना पाई जाती है, उन दांत होते हैं जो दोनों जबड़ों में, ये ऊपर वाला जबड़ा और ये यहाँ पर नीचे वाला जबड़ा, इन दोनों जबड़ों में यहाँ पर जो दांत रहते हैं वो 16-16 रहते हैं। कितने रहते हैं? 16-16 दांतों की संरचना पाई जाती है। और इन 16-16 जो दांत पाए जाते हैं दोनों जबड़ों के अंदर व्यवस्थित होते हैं। और इन दांतों की प्रमुख विशेषता नंबर 1 बात करें तो द्विबार दंती। कौन सा होते हैं? द्विबार दंती। 2 नंबर की बात करें तो ये होते हैं गर्त दंती। और 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पर होते हैं विषम दंती। क्या होते हैं? विषम दंती। द्विबार दंती का मतलब ये होता है कि जो मानव के अंदर जो दांत होते हैं वो दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं। जीवन काल में कितनी बार आते हैं? 2 बार आने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? द्विबार दंती कहा जाता है। 2 नंबर की बात करें तो यहाँ पर गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब जो मानव में जो दांत होते हैं, मानव में जो दांत होते हैं वो जबड़ों के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, अर्थात गर्तों में व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गर्त दंती कहा जाता है। 3 नंबर की बात करें विषम दंती, तो विषम दंती का मतलब ये होता है कि दांत होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, अर्थात कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कार्य और संरचना के आधार पर जैसे अपन बात करें कृतनक हो गया, नंबर 2 की बात करें तो रदनक हो गया, 3 नंबर की बात करें अगचवर्णक हो गया, और 4 नंबर की बात करें तो कौन सा हो गया? चवर्णक। ये उत्पत्ति और इसकी संरचना कार्यों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर दांतों के अंदर इनका क्या संख्या होती है, क्या इनका कार्य होता है। तो मानव के अंदर जो दांत होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर दांत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सबसे पहले जो दांत होते हैं उन्हें कहते हैं अस्थायी दांत या दूध के दांत कहा जाता है। और 2 नंबर की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी दांत कहा जाता है। और मानव के अंदर ये जो अस्थायी या दूध के दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 20। कितनी संख्या होती है? 20। और जो स्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 32 पाई जाती है। जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के अंदर जो दांतों की संख्याओं का सूत्र रहता है 2102/2102 × 2 रहता है। ये बच्चों के अंदर दांतों का सूत्र रहता है। इनके अंदर बात करेंगे आगे किस प्रकार से व्यवस्थित है। और जो वयस्क अवस्था में होते हैं उनमें रहता है 2123/2123 × 2। ये रहता है वयस्कों के अंदर। और ये रहता है दंत सूत्र किसके अंदर? बच्चों में दंत सूत्र रहता है 2102/2102 × 2। यहाँ पर अपन बात करेंगे अलग अलग प्रकार के अंदर। तो दांत होते हैं वो कार्य और संरचना के आधार पर, किसके आधार पर? कार्य तथा संरचना के आधार पर जो दांत होते हैं कार्य और संरचना के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग रहता है यहाँ पर कृतनक। कौन सा भाग रहता है? कृतनक। यहाँ पर कृतनक जो दांत होते हैं मानव के अंदर जो आगे वाला जबड़ा होता है उस जबड़े में जो सबसे आगे वाले जो दांत होते हैं दोनों जबड़ों में, वो सबसे आगे वाले दांत होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? कृतनक कहा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करें, जैसे ये यहाँ पर जबड़ा दिखाया गया है, इस जबड़े में यहाँ पर जैसे दांतों की संरचना जैसे ये भाग है तो सबसे आगे वाला 1 और 2, इधर भी 1 और 2, ये जो दांत होते हैं इन दांतों को क्या कहा जाता है? कृतनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? कृतनक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो दांत पाए जाते हैं। उसके बाद इन दांतों का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है भोजन को काटना। क्या होता है? भोजन को कुतरना या काटने का काम कौन करते हैं? कृतनक दांत करते हैं। भोजन को काटने या कुतरने का काम कौन से दांत करते हैं? कृतनक दांत करते हैं। मानव के अंदर जबड़ों के अंदर ये दांत पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो जबड़ा दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये एक भाग है, ये जबड़े के आगे वाला भाग है।
आधा भाग ये इधर की तरफ है और ये आधा भाग इधर की तरफ है। ये मैं एक जबड़े की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर दो इधर की तरफ और दो यहाँ पर इधर की तरफ। ये जो दांत होते हैं, इन दांतों को क्या कहा जाता है? कृंतक कहा जाता है। ये जो कृंतक दांत होते हैं सबसे आगे वाले होते हैं, इनका काम होता है भोजन को काटना। उसके बाद यहाँ पर जो हाथी होता है, उस हाथी के जो आगे वाले दांत होते हैं वो भी कौन से दांत होते हैं? कृंतक होते हैं। इन दांतों को लाफिंग टीथ भी कहा जाता है, लाफिंग टीथ भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो चूहा होता है, उस चूहे के अंदर आपने देखा होगा, चूहा होता है उसके अंदर वो हमेशा किसी न किसी वस्तु को काटता रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो कृंतक दांत होते हैं वो अगर वस्तुओं को नहीं काटेगा तो उसकी नेचर ऐसी होती है कि वो हमेशा बढ़ते जाते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है कि वो उनको संभाल ही नहीं पाता। ऐसी स्थिति में वो हर किसी वस्तु को काटने का प्रयास करता है। तो वो भी चूहे के अंदर जो दांत होते हैं काटने वाले, वो भी कौन से होते हैं? कृंतक दांत होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भाग हो गया कृंतक। सेकंड नंबर की बात करें तो 2 नंबर पर यहाँ पर जो दांत आते हैं, इन दांतों को अपन कहते हैं रदनक। कौन सा दांत होता है? रदनक। और इन जो रदनक दांत होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से पाए जाते हैं, ये एक इधर की तरफ और ये एक इधर की तरफ। इन्हें क्या कहा जाता है? रदनक कहा जाता है। जो कृंतक दांत होते हैं, उसके बाद रदनक का काम होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। क्या काम होता है? भोजन को चीरना और फाड़ना। इसलिए ये दांत मांसाहारियों में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। किसके अंदर? मांसाहारियों में सर्वाधिक विकसित दांत कौन से होते हैं? रदनक होते हैं, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा भोजन को चीरने और फाड़ने की, जो मांस होते हैं उनको चीरने और फाड़ने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए मांसाहारियों में सर्वाधिक विकसित दांत कौन से होते हैं? रदनक दांत विकसित होते हैं। उसके बाद अगली बात करें 3 नंबर की, तो होता है अग्र चवर्णक। कौन सा होता है? अग्र चवर्णक। और 4 नंबर की बात करें तो चवर्णक। इन दांतों का प्रमुख कार्य होता है भोजन को चबाना। क्या होता है? भोजन को चबाने का काम कौन से करते हैं? अग्र चवर्णक और चवर्णक। ये जो अग्र चवर्णक होते हैं वो अग्र चवर्णक यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2, ये जो दांत होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? अग्र चवर्णक कहा जाता है। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर 1 2, ठीक है, और यहाँ पर 3, 1 2 और 3, ये जो दांत होते हैं इन दांतों को क्या कहा जाता है? चवर्णक। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर की तरफ होते हैं और 8 इधर की तरफ होते हैं। टोटल कितने हो गए? 16। अर्थात एक जबड़े में दांत कितने पाए जाते हैं? 16 दांत पाए जाते हैं। यहाँ पर अपन अलग अलग बात करेंगे कि किन दांतों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर बात करें, सबसे पहला जो भाग है उसका नाम है कृंतक। कौन सा है? कृंतक। और इन कृंतक को इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइजर भी कहा जाता है। कृंतक यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 और 2, और 2 इधर होते हैं, अर्थात अपन सूत्र लगाते हैं 21 23 बटे 21 23 इंटू 2। 2 का यहाँ पर इस 2 से गुणा, 2 का इस 2 से गुणा, टोटल कितने हो गए? 2 गुणा 2 4 प्लस 4 कितने हो गए? 8। कैसे हुआ? 2 का 2 से गुणा 4 और 2 का 2 से गुणा 4, 4 प्लस 4 कितने हो गए? 8। एक जबड़े में पूछे कृंतक कितने होते हैं? 4 होते हैं। दोनों जबड़ों में कितने होते हैं? 8। उसके बाद 2 नंबर की बात करें रदनक, तो रदनक जो होते हैं वो हो जाएगा 1 गुणा 2, और इधर भी 1 गुणा 2 कितना हो गया? 1 गुणा 2 कितना हो गया? 2। और यहाँ पर 1 गुणा 2 कितना हो गया? 2। अर्थात टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक जबड़े में कितने होते हैं? 2। उसके बाद अगला होता है अग्र चवर्णक। क्या होता है? अग्र चवर्णक। यहाँ पर 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4 प्लस 2 गुणा 2 कितना हो गया? यहाँ पर 4। कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। और 4 नंबर की बात करें चवर्णक, इनकी संख्या तो 3 गुणा 2, और यहाँ पर 3 गुणा 2 कितना हो गया? 6 प्लस 6, टोटल कितने हो गए? 12। अर्थात 12 और 8 20, 20 और 4 24,
और 24 और 8 कितने होते हैं? 32। अर्थात मानव में कुल दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है? 32 पाई जाती है। ये यहाँ पर रहता है मानव का सामान्य दंत। सूत्र रहता है 21-23/21, 23 इंटू 2। टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। एक जबड़े के अंदर 16 दांत पाए जाते हैं और यहाँ पर एक जबड़े का पूरा व्यवस्थीकरण है कि कौन से दांत कहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो भाग है उस अगले भाग का नाम है यहाँ पर यवला। कौन सा भाग रहता है? 3 नंबर की बात करें तो जो भाग रहता है उस भाग को अपन क्या कहते हैं? यवला कहा जाता है। ये जो यवला होता है, ये यवला भाग यहाँ पर जैसे रात के समय अपन सोते हैं, रात के समय जब अपन सोते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो तालु भाग होता है, शरीर के अंदर जो गैस होती है, वो जो गैसें होती है वो बाहर की तरफ दाब डालती है बाहर निकलने के लिए और वो लगातार तालु भाग से टकराती है। कौन से भाग से? रात के सोते समय जब गैसें होती है वो बाहर की तरफ जब तालु भाग से निकलने के लिए दाब लगाती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो यवला भाग होता है उस यवला भाग से खर्राटे जैसी ध्वनियाँ निकलती है। कैसी ध्वनियाँ निकलती है? खर्राटे की ध्वनि निकलती है। और खर्राटे की ध्वनि से अपन शायद सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि जो अंदर की गैसें होती है वो बाहर निकलने के लिए बार बार तालु भाग से दाब लगाती है और इस दाब के समय जो ध्वनि निकलती है उससे क्या कहा जाता है? खर्राटे की ध्वनि कहा जाता है। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पर यहाँ पर जो भाग आता है उस भाग का नाम है ग्रसनी भाग। कौन सा होता है? ग्रसनी। और ये जो ग्रसनी भाग होता है ये मुख गुहा भाग से जुड़ा हुआ रहता है। इस ग्रसनी का जो आगे वाला भाग कहलाता है, यहाँ पर ये भाग कहलाता है ग्रास नली। और ये ग्रसनी एक नलिका नुमा संरचना के रूप में पाई जाती है और इसका जो अगला भाग होता है, अगला सिरा होता है, वो अगला सिरा किससे जुड़ा हुआ रहता है? ग्रास नली से जुड़ा हुआ रहता है। और इस ग्रास नली भाग के अंदर यहाँ पर इस ग्रास नली भाग के अंदर एक घाटी ढक्कन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? घाटी ढक्कन पाया जाता है। और इस घाटी ढक्कन को अपन क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहा जाता है। इस एपिग्लोटिस का कार्य ये होता है कि जब अपन भोजन शरीर के अंदर ले रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर भोजन श्वास नली में प्रवेश न करे, ये प्रमुख कार्य किसका होता है? एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन का होता है। इसका प्रमुख कार्य होता है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। श्वास नली में जाने से रोकना प्रमुख कार्य किसका होता है? एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन का होता है। ग्रास नली के अंदर पाया जाता है और भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है तथा श्वास नली को भोजन नली में जाने से भी रोकने का कार्य करता है। इसलिए इस पल्ला घाटी ढक्कन को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। ट्रैफिक पुलिस। कौन से भाग को कहा जाता है? एपिग्लोटिस भाग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये ग्रसनी और ग्रास नली रहता है। उसके बाद जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो संरचना पाई जाती है उस भाग का नाम होता है आमाशय। कौन सा भाग रहता है? आमाशय भाग। जो आमाशय भाग रहता है, ये आमाशय भाग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जे आकृति की संरचना के अंदर पाया जाता है। जे आकृति की संरचना में और इस भाग को क्या कहा जाता है? आमाशय कहा जाता है। ये आमाशय भाग होता है। इस आमाशय भाग के अंदर लगभग 3 किलोग्राम तक जो भोजन होता है वो यहाँ पर स्टोरेज रहता है। और कितने घंटों तक रहता है? लगभग 4 घंटों तक यहाँ पर ये भाग स्टोरेज रहता है। भोजन का जो स्टोरेज है वो 4 घंटे तक 3 किलोग्राम तक भोजन का स्टोरेज रहता है। इस आमाशय भाग के अंदर भोजन का जो पाचन किया जाता है, उस भोजन के पाचन के अंदर मुख्यतः जो एंजाइम होते हैं वो पेप्सिन होता है। और 2 नंबर की बात करें तो एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन। ये दोनों एंजाइम कौन से भाग में पाए जाते हैं? आमाशय भाग में। इस पेप्सिन का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना। किसको बदलना? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। और ये जो रेनिन होता है
ये मुख्यतः दूध के अंदर पाया जाता है और इसका कार्य होता है कैसीन को पैरा कैसीन में बदलना। किसमें बदलना? कैसीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन। और ये दूध के अंदर पाया जाता है, दुग्ध स्त्रवण की क्रिया के अंदर भाग लेता है। उसके बाद जो अगला भाग होता है, उस अगले भाग की अपन बात करें तो अगला यहाँ पर जो भाग रहता है उस भाग को क्या जाता है? ग्रंथियां बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आता है छोटी आंत। कौन सा भाग होता है? छोटी आंत। यहाँ पर बहुत शानदार प्रश्न रहता है कि मानव के अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन, भोजन का कैसा पाचन? सर्वाधिक पाचन, सर्वाधिक पाचन कौन से भाग के अंदर होता है? आमाशय के यहाँ पर 3 भाग पाए जाते हैं। आमाशय के अंदर 3 भाग। सबसे पहला होता है जठरागम। कौन सा होता है? जठरागम। दूसरा भाग होता है फंडिस भाग और तीसरा होता है जठर निर्गमी। कौन सा भाग होता है? ये आमाशय के यहाँ पर 3 भाग पाए जाते हैं, जठरागम, फंडिस और जठर निर्गमी। यहाँ पर छोटी आंत होता है, इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण कौन से भाग के अंदर होता है? छोटी आंत भाग के अंदर होता है। ये आपको एक नलिका नुमा संरचना दिखाई दे रही है। मानव के अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कौन से भाग में होता है? छोटी आंत में। मानव के अंदर भोजन का पाचन की शुरुआत, भोजन का जो पाचन होता है वो सबसे पहले कौन से भाग में होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? मुख्य भाग। कौन से भाग में होता है? मानव में भोजन का सर्वप्रथम पाचन मुख्य भाग के द्वारा होता है, मुख्य भाग में होता है। और सर्वाधिक पाचन कौन से भाग में होता है? छोटी आंत भाग के अंदर होता है। इस छोटी आंत के 3 भाग पाए जाते हैं। जो सबसे पहला जो भाग होता है उस पहले भाग का नाम होता है, यहाँ पर जो सबसे पहला भाग छोटी आंत का रहता है उसे अपन ग्रहणी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा भाग रहता है उसे अपन क्षुद्रांत्र कहा जाता है। यहाँ पर इसे अपन क्या कहते हैं? जेजुनम कहते हैं। इसे कहा जाता है डियोडियम। और तीसरा भाग रहता है जिसे अपन क्या कहते हैं? एलियम कहा जाता है। यहाँ पर ये तीनों भाग रहते हैं। इनमें भोजन का सर्वाधिक पाचन कौन से भाग के अंदर होता है? ग्रहणी भाग के अंदर। ये जो इलियम भाग होता है ये कौन सी आंत से जुड़ा रहता है? बड़ी आंत भाग से जुड़ा रहता है। बड़ी आंत के अंदर एक अपेंडिक्स पाई जाती है जो मानव शरीर का एक अवशेषीय अंग होता है जिसका कोई काम नहीं होता है। ये एक संरचना अपेंडिक्स पाई जाती है। इस बड़ी आंत के अंदर भोजन जो प्रमुख कार्य होता है वो जल प्लस खनिज लवणों का अवशोषण। बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या होता है? जल और खनिज लवणों का अवशोषण। और जो अपचित भोजन है उस अपचित भोजन को गुदा नाल तक पहुंचाने का काम करता है। इस बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है जिसे अंधनाल कहते हैं, दूसरा भाग होता है जिसे वृद्धांत्र कहा जाता है और तीसरा भाग होता है जिसे क्या कहा जाता है? मलाशय कहा जाता है। और इस मलाशय का जो अंतिम भाग होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? गुदानाल। लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका नुमा संरचना होती है और इसके द्वारा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये यहाँ पर बड़ी आंत के अंदर संरचना रहती है। और उसके बाद अपन यहाँ पर ग्रंथियों की बात करें तो ग्रंथियों के अंदर यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा लार ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? यहाँ पर लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। और इन लार ग्रंथियों में जो सबसे पहला पॉइंट रहता है, लार ग्रंथियों के द्वारा जो एंजाइम होते हैं, यहाँ पर एंजाइम है टाइलिन या इसे एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलेज कहा जाता है। ये लार के अंदर पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। किसमें बदलना? स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य किया जाता है। और दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम होता है लाइसोजाइम। क्या नाम होता है? लाइसोजाइम। आप जब बाइक पर यात्रा कर रहे होते हैं तो आँखों के अंदर जो जीवाणु या कीटाणु जो आँखों में घुसते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम और जिसका प्रमुख कार्य होता है अब जो भी जीवाणु कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करना होता है। और ये जो टाइलिन होते हैं ये मुख्यतः जो स्टार्च जैसे चावल होते हैं, सबसे पहले ज्ञान मतलब खाने पर अपने स्वाद ही लगते हैं, बाद में स्वाद होता है। तो उसके बाद 2 नंबर की बात करें तो अग्नाशय के अंदर हो गया
अग्नाशय। अग्नाशय मानव के अंदर कैसी ग्रंथि पाई जाती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। इस अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों का स्त्रवण किया जाता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और जब शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन की कमी होने पर रक्त में शर्करा का स्तर, किसके अंदर? रक्त में शर्करा का जो स्तर होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में शरीर को एक रोग हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है? मधुमेह। जब शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, उस रोग को क्या कहते हैं? मधुमेह कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगली बात करें तो अग्नाशय के बाद जो 3 नंबर पर ग्रंथि आती है उसका नाम होता है यकृत। यकृत एक त्रिकोणाकार संरचना के रूप में पाई जाती है और इस यकृत के द्वारा पित्त रस का स्त्रवण किया जाता है। और ये पित्त रस होता है, ये कौन से भाग में स्टोरेज रहता है? पित्ताशय भाग के अंदर इसका स्टोरेज किया जाता है। ये यहाँ पर पित्ताशय भाग है और ये अंदर की तरफ जो भाग दिखाई दे रहा है उसे अपन क्या कहते हैं? पित्त रस। और ये जो पूरा का पूरा भाग दिखाई दे रहा है वो भाग क्या कहलाता है? यकृत भाग कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर यकृत जो ग्रंथि होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि होती है। उसके बाद अपन यहाँ पर कुछ एंजाइमों की बात करेंगे जिसके अंदर छोटी आंत और अग्नाशय, छोटी आंत और अग्नाशय, इन दोनों के द्वारा एंजाइमों का स्त्रवण किया जाता है। सबसे पहला अपन बात करेंगे ट्रिप्सिन।